हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इसके जो है हम एमसीक्यू करेंगे। ये जो एमसीक्यू रहेंगे वो एनसीईआरटी बेस रहेंगे, प्लस जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत, तो उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। और पीसीटी ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन मैंने इसके अंतर्गत इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो हम ये जो चैप्टर है एमसीक्यू के थ्रू जो है फुल रिवीजन इसकी कर लेंगे आज। जो बच्चे टीजीटी या फिर पीसीटी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप सबको पता है कि क्लास 11th की ज्योग्राफी कितनी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और इससे पहले जो है मैंने 4 चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस यानी भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती है। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम एमसीक्यू करेंगे। देखो, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, देखो क्या है यहाँ, क्या लिखा है यहाँ पर, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियो का मतलब क्या होता है अर्थ, और मॉर्फिक का मतलब क्या होता है शेप यानी आकृति। ठीक है, यानी पृथ्वी पर जो भी आकृति बनती है, पृथ्वी के सरफेस पर जो भी आकृति बनती है, इसे हम जो इजी लैंग्वेज में समझना चाहे तो क्या होता है, ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस होता है जो समय समय पर पृथ्वी की सतह पर यानी सरफेस पर जो भी शेप बनती रहती है। फॉर एग्जांपल कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर प्लेटू है, कहीं पर हिल्स है, तो अलग अलग जगह जो है अलग अलग आकृति बनती रहती है। इसी को जो हम क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी के सरफेस को आकार देती है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, इसकी शेप बदलती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके ऑप्शन के बारे में। अब इसे जो है आप आसानी से कर लोगे। देखो, ए प्रोसेस रिलेटेड टू द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक, चट्टानों की रासायनिक संरचना से संबंधित प्रक्रिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑन अर्थ मटेरियल, यानी आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ जो पृथ्वी के सामग्री पर शारीरिक और रासायनिक परिवर्तन लाती है, हो सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्टिंग द अर्थ सरफेस, जीवित प्रक्रियाएं जो पृथ्वी की सतह को प्रभावित करती है, नहीं। जलवायु को प्रभावित करने वाले मौसम के पैटर्न यानी वेदर पैटर्न अफेक्टिंग द अर्थ क्लाइमेट, तो ये भी नहीं होगा। यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखो, अभी मैंने बताया कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, यानी अर्थ की सरफेस पर जो भी शेप बनती है उसे हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं, यानी भू आकृतिक प्रक्रियाएं बोलते हैं। जैसे कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है। ठीक है, ये जो शेप बनती है ये कैसे बनती है, ये 2 कारणों की वजह से बनती है। कौन कौन से कारण की वजह से बनती है, ये 2 फोर्सेस के बनती है, यानी 2 प्रकार के बल लगते हैं हमारी क्रस्ट पर। ठीक है, यानी भूपट्टी पर, तब ये शेप बनती है। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है एंडोजेनिक फोर्सेस, क्या होता है, एंडोजेनिक फोर्स, और एक हमारा होता है एक्सोजेनिक फोर्स, क्या होता है, एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स को हम हिंदी में आंतरिक बल बोलेंगे, और एक्सोजेनिक नाम से ही पता है इसे हम बाह्य बल बोलेंगे। एंडोजेनिक फोर्स वो होती है जो पृथ्वी के अंदर से लगती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वोल्केनो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक। देखो, जब अर्थक्वेक आएगा यानी भूकंप आएगा तो पृथ्वी के अंदर थोड़ी सी हलचल होगी, यानी ये जो मूवमेंट होती है ये कहाँ पर होती है, पृथ्वी के अंदर होती है। ठीक है, लेकिन एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि बाहर से लगती है, कौन कौन सी, जैसे पानी, हवा, ठीक है, जैसे आइस। अब हम आगे बात करेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो भी पृथ्वी के अंतर्गत जो भी शेप बनती है वो 2 कारणों से बनती है, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ फोर्स दैट इफेक्ट द अर्थ क्रस्ट, क्या वे 2 प्रकार की शक्तियाँ जो पृथ्वी की परत को प्रभावित करती है। तो अभी मैंने बताया जो अर्थ की क्रस्ट है यानी भूपट्टी है उस पर 2 फोर्स लगती है। कौन कौन सी लगती है, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी 2 फोर्सेस लगती है, एक एक्सोजेनिक और एक एंडोजेनिक। नाम से भी आप देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश
आंतरिक यानी अंदर से और बाह्य यानी बाहर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, विच अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो स्टेटमेंट क्या दी है, द फोर्सेस ब्रिंग अबाउट changes in the configuration of the surface of the earth are known as geomorphic process। यानी पृथ्वी की सतह के विन्यास में परिवर्तन लाने वाली शक्तियों को भू आकृतिक प्रक्रियाओं के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है all process that move, elevate and build up portion of the earth surface crust come under diatrophism। यानी पृथ्वी की पपड़ी के कुछ हिस्सों को हिलाने, ऊपर उठाने और बनाने वाली सभी प्रक्रियाएं डायाट्रोफिज्म के अंतर्गत आती हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में बताना था, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी पृथ्वी की सतह पर जो भी परिवर्तन लाता है, ठीक है, जो भी हमारी चेंजेस होते रहते हैं उसे हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दी है कि वो सारे प्रोसेस जो मूव करते हैं, एलिवेट यानी ऊपर उठना, ठीक है, और बिल्डअप यानी कुछ बनाने को, कुछ पोर्शन को बनाने में जो कि अर्थ क्रस्ट पर, वो सब जो है डायस्ट्रोफिज्म के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, देखो ये डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो डायस्ट्रोफिज्म होता है ये एंडोजेनिक फोर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, एंडोजेनिक यानी अंतर्जात बल के अंतर्गत आता है जो पृथ्वी के अंदर से लगता है। और डायस्ट्रोफिज्म का मतलब यही होता है, यानी जो जो अर्थ क्रस्ट होते हैं यानी भूपट्टी होती है उसके हिलने को, ऊपर उठने को और जो भी बनाने वाली प्रक्रियाएं होती हैं उसे ही हम जो है डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत, What is the process known as that refer to the wearing down of the relief of the earth surface। यानी भूमि की सतह के भूगोलिक परिवर्तन के पहनने की प्रक्रिया, नहीं भूगोलिक परिवर्तन के, यहाँ पे क्या होता है वियरिंग डाउन का मतलब क्या होता है, कटाव। कटाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे कटाव की प्रक्रिया को। देखो पहले हम समझते हैं, आपको ज्योग्राफी में हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। देखो रिलीफ, सबसे पहले रिलीफ क्या होता है, रिलीफ क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच में ऊंचाई का अंतर। ठीक है, यानी जो उच्चतम हाईएस्ट पॉइंट होता है वो आपका रिलीफ होता है। जैसे कहीं पर आपको पहाड़ मिलेंगे, कहीं पर छोटी छोटी घाटियाँ मिलेंगी, पहाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, रिलीफ होते हैं, यानी उच्चतम और निचतम पॉइंट के बीच का अंतर, ये हमारा होता है रिलीफ। ठीक है, उस अर्थ सरफेस के रिलीफ फीचर्स को वियरिंग डाउन करना यानी कटाव करना। ठीक है, उसका कटाव करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलेंगे ग्रेडेशन। यानी ग्रेडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अर्थ के सरफेस का लेवलिंग करते हैं। किसके थ्रू करेंगे आप, इरोजन के थ्रू हो सकता है, डिपोजिशन के थ्रू हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यानी ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, भूमि को समतल करने की, लेवल करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो अंतर्जात बल की नहीं है। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस मैंने आपको बताया है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। जनरेटेड फ्रॉम विद इन द अर्थ क्रस्ट, यानी जो पृथ्वी है उसकी भूपट्टी में जो है ये जनरेट होते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया आपको कि एंडोजेनिक फोर्स जो होती है वो क्या होती है, पृथ्वी के अंदर से लगती है। ठीक है, तो क्रस्ट से अंदर से लगेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हमें नोट बताना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेडेशन यानी भराव के लिए जिम्मेदार। देखो एग्रेडेशन क्या होता है, एग्रेडेशन होता है यानी फिलिंग अप, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फिलिंग अप भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर भी अर्थ के सरफेस पर कहीं पर भी कोई भी गड्ढा वगैरह इस तरह का होता है तो यहाँ पर जो है सारे सेडिमेंट्स आकर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है,
तो ये भी हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइमरीली कोज्ड बाय सनलाइट, यानी मुख्य रूप से सूरज की रोशनी से प्रेरित। देखो जो सनलाइट होती है वो बाहर से लगती है, यानी ये क्या होती है, एक्सोजेनिक प्रोसेस होती है। तो इसमें हमें नोट बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, बिल्कुल ठीक है, पहाड़ों के निर्माण का समर्थन करती है। याद रखना है आपको कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती है वो पहाड़ों के निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक भू आकृतिक प्रक्रिया का उदाहरण है। इरोजन है, वेदरिंग है, डायस्ट्रोफिज्म है, या फिर मास वेस्टिंग है। देखो पहले मैं आपको इनका मीनिंग समझाती हूँ, फिर अपने आप जवाब दे दोगे आप। देखो ज्योग्राफी में मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको हर एक वर्ड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो पता होना चाहिए, आपके लिए ज्योग्राफी बहुत ही ईजी हो जाएगी। सबसे पहले हम समझेंगे वेदरिंग। वेदरिंग का अगर हम आसान लैंग्वेज में मीनिंग समझे तो इसका मतलब आप बोल सकते हो टूटना, यानी जब चट्टानें टूटने लगती है किसी फिजिकल फोर्स के द्वारा, केमिकल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, यानी जब चट्टानें टूटने लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इरोजन, यानी जब जो चट्टानें टूट जाती है, ठीक है, टूट के फिर वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको जो है पानी द्वारा, हवा द्वारा जब उनको बहाव के साथ ले जाया जाता है उसे हम बोलते हैं इरोजन। यानी अगर इरोजन को अगर हम एक वर्ड के अंतर्गत समझे तो ये क्या हो जाएगा, बहाव, यानी जो सेडिमेंट्स, जो चट्टानें टूट गई है उनको बहाव के साथ लेके जाना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये हमारा क्या होता है, इरोजन, ठीक है। अब हम देखेंगे डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है। डायस्ट्रोफिज्म यानी अर्थ सरफेस पे वो सारे प्रोसेस जिसके द्वारा मूव होता है, यानी हिलना, अर्थ सरफेस का हिलना, या फिर एलिवेट। एलिवेट क्या होता है, किसी भी सरफेस का इस तरह से ऊपर उठना, या फिर बिल्डअप, या फिर किसी चीज़ का निर्माण होना, उसे हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। इन सभी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है। अब हम देखेंगे मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग क्या होता है, ग्रेविटी के कारण ढलान के नीचे रोक या फिर मलबे का या चट्टानों का नीचे गिरना, ठीक है। यानी अगर कुछ वर्डों में समझे तो यानी किसी रोक या फिर मलबे का गिरना ग्रेविटी के कारण, उसे हम क्या बोलेंगे, मास वेस्टिंग। अब देखो इरोजन किस चीज़ से होता है, मैंने इरोजन किस चीज़ से होगा, बहाव कैसे होगा, छोटे छोटे जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनका बहाव किसके साथ होता है, पानी के साथ, हवा के साथ। पानी और हवा बाहर है, यानी ये हमारा हो जाएगा एक्सोजेनिक प्रोसेस, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, टूटना। इसके अंतर्गत फिजिकल फोर्स लगते हैं। फिजिकल फोर्स भी हमारी ये क्या होती है, जैसे वाटर, टेम्परेचर, विंड, ये सब बाहर से लगती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक का प्रोसेस होगा वो क्या होगा, डायस्ट्रोफिज्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एनसीईआरटी के अंतर्गत 2 ही हमारी एंडोजेनिक के एग्जाम्पल दिए हैं, एक तो दिया था हमें डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है, और एक हमारा था वोल्केनिज्म। क्या था, वोल्केनिज्म। देखो वोल्केनिज्म जो है हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी सेकंड चैप्टर के अंतर्गत जो है कंप्लीट कर लिया है। जैसे वोल्केनो से क्या क्या जो है शेप बनती है अंदर, ठीक है, पृथ्वी के अंतर्गत, तो वो सब आप कर लेना, सेकंड चैप्टर के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस ही जो है एंडोजेनिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा बाह्य भू आकृतिक प्रक्रिया नहीं है। देखो वेदरिंग अभी हमने समझा, यानी चट्टानों का टूटना। मास वेस्टिंग यानी कोई रोक या फिर मलबे का नीचे गिरना, ठीक है। वोल्केनिज्म जो है हमारा एंडोजेनिक प्रोसेस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इरोजन क्या होता है, जो हमारी ब्रोकन डाउन मटेरियल होता है उसको मूव कराना, ठीक है, वाटर विंड के थ्रू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है हमारा एंडोजेनिक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, एंडोजेनिक प्रोसेस है, जो पृथ्वी के अंदर से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू जियोमॉर्फिक एजेंट डू, यानी भू आकृतिक एजेंट क्या करते हैं। तो अब हम नई टर्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जियोमॉर्फिक एजेंट। देखो क्रिएट न्यू लैंडफॉर्म ओनली, केवल नई भूमि आकृतियाँ बनाते हैं। देखो कहीं भी ओनली का वर्ड होता है ना, तो वो से आप बिल्कुल लास्ट में चूज़ करा करो,
क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव सेंस के अंतर्गत ज़्यादा आता है। फिर है रिमूव, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट अर्थ मटेरियल, यानी पृथ्वी की सामग्री को हटाना, परिवहन करते हैं और जमा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ मटेरियल, यानी पृथ्वी की सामग्री के रासायनिक गुणों को बदलते हैं। या फिर ओनली इरोड द लैंड सरफेस, केवल भूमि की सतह का अपक्षय करते हैं। तो हम समझते हैं जियोग्राफिक एजेंट क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भू आकृतिक एजेंट क्या होते हैं, यानी ये जो है नेचुरल एलिमेंट होते हैं, यानी प्राकृतिक तत्व होते हैं। ऐसे तत्व होते हैं जो कि मतलब अर्थ के मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे मटेरियल को हम जियोमॉर्फिक एजेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर, जैसे रनिंग वाटर, बहता हुआ जल भी एक जगह से दूसरी जगह पर जो है जो भी मटेरियल होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह आइस, विंड, तो ये हमारे क्या होते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, रिमूव, ट्रांसपोर्ट, यानी कहीं से अगर कहीं रिमूव करते, यानी अगर यहाँ से ले जाकर ये यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से तो ये रिमूव भी होंगे। ठीक है। कहीं पर जाकर ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहीं पर जाकर ये डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंडोजेनिक प्रोसेस इनसाइड द अर्थ। तो यहाँ पर हमें बताना है कि पृथ्वी के अंदर अंतर्जात प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है। एंडोजेनिक प्रोसेस के बारे में ही बता रहा है। एंडोजेनिक प्रोसेसेस आर अ रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन, फिक्शन एंड प्रोमोशनल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी अंतर्जात प्रक्रियाएं रेडियोधर्मिता, घूर्णी और ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से प्रोन्नत ऊष्मा का परिणाम है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो ये एंडोजेनिक प्रोसेस है ये किसके द्वारा जनरेट किए जाते हैं, रेडियो एक्टिविटीज़ के द्वारा जनरेट होते हैं, रोटेशनल यानी अर्थ की रोटेशन से होते हैं, टाइडल फ्रिक्शन से होते हैं, और प्रीमोर्डियल हीट से ये जो है जनरेट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस रिजल्ट इन डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म इन लिथोस्फीयर। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया था जो अंतर्जात प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप सतल मंडल में डायस्ट्रोफिज्म और ज्वालामुखीयता होती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डायस्ट्रोफिज्म कैन रिजल्ट इन ओरोगेनिक, एपिरोगेनिक एंड प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस। तो ये हमें समझना है, ये भी हमारा ठीक हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबोव। देखो अब हम डायस्ट्रोफिज्म के ये समझ लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो डायस्ट्रोफिज्म के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है अर्थ सरफेस थोड़ा सा मूव करे, एलिवेट यानी थोड़ा सा ऊपर उठे, बिल्डअप यानी किसी चीज़ का निर्माण हो, उसे हम डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो है 5 पार्ट आते हैं। ठीक है। कौन कौन सा, सबसे पहला हमारा आता है ओरोजेनिक प्रोसेस। क्या आता है, ओरोजेनिक प्रोसेस, हिंदी में इसे ओरोजेनिक प्रक्रियाएं बोल देंगे। ठीक है। ओरोजेनिक प्रोसेस से क्या होता है, इससे जो है हमारे माउंटेन बनते हैं, यानी ओरोजेनिक प्रोसेस से क्या बनेंगे, पर्वत बनेंगे। ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि ओरोजेनिक प्रोसेस से क्या बनता है, तो क्या बनते हैं, माउंटेन बनते हैं, यानी पर्वत बनते हैं। ये एक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है। ठीक है। दूसरा हमने क्वेश्चन के अंतर्गत देखा था एपिरोजेनिक। क्या देखा था, एक सेकेंड गाइस, एपिरोजेनिक प्रोसेस, एपिरोजेनिक प्रोसेस यानी एपिरोजेनिक प्रक्रिया। इसके अंतर्गत जो है आपके कॉन्टिनेंट बनते हैं, यानी महाद्वीप बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट ज़रूर एग्जाम में पूछी जाती है कि माउंटेन किससे बनते हैं, ओरोजेनिक प्रोसेस से, कॉन्टिनेंट किससे बनते हैं, एपिरोजेनिक प्रोसेस से। यानी इसके अंतर्गत जो है लार्जेस्ट पार्ट जो है क्रस्ट का, यानी भूपट्टी का सबसे बड़ा पार्ट जो है कवर होता है एपिरोजेनिक के अंतर्गत। ठीक है। तीसरा हमारा क्या होगा, अर्थक्वेक यानी भूकंप। ठीक है। और चौथा हमारा प्रोसेस कौन सा होता है डायस्ट्रोफिज्म के अंतर्गत, हमारा होता है प्लेट टेक्टोनिक, यानी प्लेट विवर्तनकी। क्या होता है, प्लेट विवर्तनकी। ठीक है। इसके अंतर्गत जो प्लेट्स होती है हमारी, उसका जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है लिया जाता है। ठीक है।
तो ये जो है 4 आपको डायस्ट्रोफिज्म प्रोसेस के अंतर्गत दिखाई देंगे। ठीक है, आपको याद रखना है, इन 4 के अलावा डायस्ट्रोफिज्म के अंतर्गत नहीं आता कोई भी प्रोसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच वन अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द डायस्ट्रोफिज्म। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डायस्ट्रोफिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी डायस्ट्रोफिज्म से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ओरोजेनिक प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, इसके अंतर्गत पर्वत और माउंटेन का निर्माण होता है, मैंने अभी बताया, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है वोल्केनिज्म। देखो वोल्केनिज्म जो है डायस्ट्रोफिज्म के अंतर्गत नहीं आता, ये एंडोजेनिक प्रोसेस के अंतर्गत हमारे 2 वो थे, क्या थे, एक था हमारा डायस्ट्रोफिज्म और एक था वोल्केनिज्म। तो ये एंडोजेनिक प्रोसेस के अंतर्गत आता है, यानी सेकंड नहीं होगा। थर्ड है हमारा अर्थक्वेक, फोर्थ है हमारा प्लेट टेक्टोनिक, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ACD। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में ACD, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट टर्म डिस्क्राइब द स्ट्रेसेस दैट कॉज रॉक टू ब्रेक एंड डिफॉर्म, यानी कौन सा शब्द उन तनाव का वर्णन करता है जो चट्टानों को तोड़ते हैं और विकृत करते हैं। डिफॉर्म करना यानी दोबारा से शेप करना, ठीक है, यानी विकृत करना। क्या होगा, टेंशन होगा, शियर स्ट्रेस होगा, या फिर हाइड्रोलिक प्रेशर होगा, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। देखो सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है। देखो स्ट्रेस क्या होता है, यानी फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया के अंतर्गत कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। और ये सॉलिड के अंतर्गत लगता है, यानी ठोस के अंतर्गत लगता है पुल और पुशिंग फैक्टर से। ठीक है, ये स्ट्रेस होता है। फिर इसके बाद हम अलग अलग स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेस दिया है जिससे जो है रॉक जो है टूट जाती है और एक नई शेप में आ जाती है, उसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। इसका एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं सेपरेटिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फोर्स, यानी अलगाव बल। ठीक है, सेपरेटिंग फोर्स नाम से भी इसको जानते हैं। यानी ये एक ऐसा फोर्स है जो पृथ्वी की सरफेस पर लगता है, यानी पृथ्वी की सतह पर लगता है, ये याद रखना है। ठीक है, और जिससे जो है रॉक होते हैं, जो चट्टानें होती है, वो टूट जाती है और डिफॉर्म करती है, और इसे हम शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं और सेपरेशन फोर्स भी बोलते हैं। यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में इसे कतरनी तनाव बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द कैपेसिटी ऑफ रॉक टू अलाउ वाटर टू पास थ्रू इज कॉल्ड, यानी चट्टानों की पानी को गुजरने देने की क्षमता को कहा जाता है। यानी जो चट्टानें होते हैं, जैसे ये चट्टानें होते हैं, इनके बीच में जो है पानी चला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं, या फिर प्रीमेबिलिटी बोलते हैं, वेजिंग बोलते हैं, एक्सफोलिएशन बोलते हैं, या फिर हाइड्रेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम पोरोसिटी या फिर प्रीमेबिलिटी बोलते हैं, यानी आंसर नंबर 1 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या दिया है, विच क्लाइमेटिक फैक्टर कंट्रोल एक्सोजेनिक प्रोसेस, बाह्य प्रक्रियाओं को कौन से जलवायु कारक नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस प्रोसेस होती है वो जो है कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर जो है कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले है प्रेशर एंड विंड, यानी दबाव और पवन। देखो जो प्रेशर लगता है वो ग्रेविटी के कारण लगता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पृथ्वी की सतह पर, यानी पृथ्वी के अर्थ के सरफेस पर जो हवा द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो ये ग्रेविटी के कारण लगता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, तापमान और वर्षा, बिल्कुल ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी तापमान और वर्षा जो है जलवायु कारक को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोलर रेडिएशन और ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी क्या होती है, किसी भी चीज़ को जो है अर्थ जो है अपनी तरफ खींचते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप सबको पता है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेनुडेशन। यहाँ पर हमें डेनुडेशन का मीनिंग बताना है, यानी शरण का क्या अर्थ होता है वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ न्यू रॉक, यानी नई चट्टान का बनना, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है स्ट्रिपिंग ऑफ और अनकवर। स्ट्रिपिंग ऑफ यानी हटाना, अनकवर यानी कुछ उजागर करना, या फिर फोल्डिंग ऑफ रॉक्स चट्टानों का मोड, या फिर इरोजन ऑफ ओनली सॉफ्ट रॉक, यानी जो सॉफ्ट रॉक होते हैं सिर्फ उनका बहाव। देखो डेनुडेशन जो है क्या होता है, स्ट्रिपिंग ऑफ और अनकवरिंग, यानी किसी चीज़ को उजागर करना। फॉर एग्जांपल ये जो है पृथ्वी का एक सरफेस है, यहाँ पर जो है इसको क्या करना, अनकवर करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, डेनुडेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट कॉज मोलिकुलर स्ट्रेस इन अर्थ मटेरियल, यानी पृथ्वी सामग्री में आणविक तनाव का कारण क्या है। तो देखो मोलिकुलर स्ट्रेस यानी जो मोलिक्यूल्स पर लगता है, ठीक है, उसका कारण पूछा है। सबसे पहले शियर स्ट्रेस ओनली, या केवल कतरनी बल नहीं। शियर स्ट्रेस क्या होता है हमारा, जो कि सरफेस के अंतर्गत लगता है और उसमें जो है चट्टानों को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी चट्टानें जो है टूट जाती है। फिर है हमारा टेम्परेचर चेंज, क्रिस्टलाइजेशन एंड मेल्टिंग। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा मोलिकुलर स्ट्रेस के अंतर्गत जो है। कैसे लगता है मोलिकुलर स्ट्रेस, टेम्परेचर चेंज होने के कारण, मेल्टिंग के कारण, ठीक है, या फिर क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, यानी लिक्विड गैस से जो भी हमारा सॉलिड क्रिस्टल बनना, यानी कुछ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लावा देख सकते हो, जब वो धीरे ठंडा होता है तो उसके जो है क्रिस्टल फॉर्म में ये टूट बन जाता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा मोटे कण के अंतर्गत बनेगा, ठीक है, कहीं छोटे कण के अंदर, ये क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, तो यही कारण होता है हमारा मोलिकुलर स्ट्रेस का, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इसके अंतर्गत हमने दो स्ट्रेस पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है शियर स्ट्रेस, यानी कतरनी तनाव, जो कि पृथ्वी की सतह पर लगता है, जिससे जो है चट्टानें टूट जाती है। एक हमारा होता है मोलिकुलर स्ट्रेस, जो है टेम्परेचर चेंज होने के कारण लगता है, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के कारण लगता है, या फिर मेल्टिंग के कारण लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डेनुडेशन प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया अपर्धन डेनुडेशन का हिस्सा नहीं है। देखो जो डेनुडेशन होता है उसका जो प्रॉपर हिंदी होती है वो क्या होती है, अनाच्छादन। क्या होती है, अनाच्छादन, ये आपको याद रखना है। तो इसके अंतर्गत पूछा है कि कौन सा जो है अनाच्छादन प्रक्रिया का पार्ट नहीं है। सबसे पहले है वेदरिंग, बिल्कुल डेनुडेशन प्रोसेस का पार्ट होती है। इरोजन भी होता है, डिपोजिशन नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो डेनुडेशन के अंतर्गत तीन प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक हमारा होता है वेदरिंग, ठीक है, एक हमारा होता है मास मूवमेंट। क्या होता है, मास मूवमेंट, एक मिनट, मास मूवमेंट, इसे मास वेस्टिंग भी बोल सकते हैं। और एक हमारा होता है इरोजन। वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन। ठीक है, ये जो तीन प्रोसेस है वो डेनुडेशन प्रोसेस के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंतर्गत इनके फोर्स भी दिए गए हैं, यानी बल दिए गए हैं किस तरह से लगते हैं। देखो वेदरिंग जो है ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा हो सकती है, मोलिकुलर स्ट्रेस के द्वारा हो सकती है, और केमिकल एक्शन के द्वारा होती है। और जो मास वेस्टिंग है वो किसके द्वारा होगी, यानी भू संकलन किसके द्वारा होगा, ग्रेविटी फोर्स के द्वारा। और जो इरोजन होगा वो किसके द्वारा होगा, काइनेटिक एनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द मेजर ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन अपक्षय प्रक्रियाओं के प्रमुख समूह में शामिल है। तो यहाँ पर हमें बताना कि कौन सा जो है वेदरिंग प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। देखो पहला है केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, बिल्कुल ये भी ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस, ये भी ठीक है। जियोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस नहीं है, यानी यहाँ पर जो है नोट होना था शायद। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं हम, नहीं सॉरी, ऑप्शन दिया गया है हमें तो हम अच्छे से करेंगे। तो हमारा आंसर होगा, देखो वेदरिंग जो है तीन प्रोसेस के अंतर्गत होती है। ठीक है, इसके तीन मेजर ग्रुप है वेदरिंग के। एक हमारी होती है केमिकल वेदरिंग, यानी हिंदी में इसे हम बोलेंगे रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया। ठीक है, फिर हमारी होती है मैकेनिकल वेदरिंग।
ठीक है। इसे इंग्लिश में एक नाम से और जानते हैं यानी फिजिकल वेदरिंग भी बोलेंगे, ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे यांत्रिक अपक्षय, ठीक है। एक हमारी होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है, यानी जैविक अपक्षय प्रक्रियाएं, ठीक है। ये 3 तरह की जो है ग्रुप होते हैं वेदरिंग के। डिटेल में पढ़ लेते हैं हम इनके बारे में। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग प्रोसेस के बारे में। जो रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं होती है ये 4 स्टेप के अंतर्गत होती है। कैसे, कौन कौन से? पहला होता है सोल्यूशन। क्या होता है? सोल्यूशन, जो कि इसमें क्या होता है, जो भी पानी द्वारा चट्टानों को यानी डिसोल्व किया जाता है, पानी द्वारा चट्टानों में जो घुलन होता है उसे हम सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है कार्बनेशन। क्या होता है? कार्बनेशन, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी के मिश्रण से कार्बन एसिड बनता है जो रॉक को तोड़ देता है, ठीक है। तीसरा हमारा होता है केमिकल के अंतर्गत हाइड्रेशन। क्या होता है? हाइड्रेशन, यानी पानी चट्टान में मौजूद मिनरल के साथ जो है रिएक्ट करके जो है चट्टानों को तोड़ देता है, ठीक है। और लास्ट हमारा होता है केमिकल के अंतर्गत ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी जब जो मिनरल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये 4 प्रोसेस जो है केमिकल के अंतर्गत होते हैं। एक हमारा होता है सॉल्यूशन, सेकंड कार्बनेशन, थर्ड है हाइड्रेशन और फोर्थ है ऑक्सीडेशन। मैकेनिकल और बायो जब क्वेश्चन आएगा तब हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? वेदरिंग प्रोसेस का जो इंक्लूड नहीं होता वो होता है हमारा जियोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस, जो है वेदरिंग प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आता, यानी हमारे आंसर हो जाएंगे A, B, D, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानों के रासायनिक अपक्षय में शामिल प्रक्रियाओं के सही अनुक्रम की पहचान करें। तो अभी बताया मैंने केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत हमारे 4 सीक्वेंस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। देखो, इसको हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक ही कहेंगे। सॉल्यूशन होता है, फिर हमारा कार्बनेशन होता है, ठीक है, फिर हाइड्रेशन होता है, हाइड्रोलिसिस हाइड्रेशन एक ही है, और फिर हमारा होता है ऑक्सीडेशन। यानी देखो, सॉल्यूशन के अंतर्गत क्या होता है, जब पानी और जब चट्टानें होती है वो पानी द्वारा डिसोल्व हो जाती है यानी घुल जाती है, ठीक है। और कार्बनेशन क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी के जो मिश्रण से जो कार्बन एसिड बनता है उससे जो रॉक है वो चट्टानें टूटने लग जाती है, ठीक है। हाइड्रेशन क्या होता है, जब पानी चट्टान में मौजूद मिनरल के यानी जो भी चट्टान के अंतर्गत जो भी मिनरल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके उनको तोड़ता है, तब हाइड्रेशन होता है। और ऑक्सीडेशन, जब मिनरल्स जो है रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो हमारा जो सीक्वेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, कार्बनेशन, हाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो 3 तरह की थी, केमिकल हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी जैविक अपक्षय क्या है। देखो, फिजिकल एंड केमिकल चेंज कोज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, जीवों द्वारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, या फिर रिमूवल ऑफ सॉइल बाय वाटर, पानी द्वारा मिट्टी का हटाव, या फिर फॉर्मेशन ऑफ रॉक थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से चट्टानों का निर्माण, या फिर ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स बाय विंड, यानी हवा द्वारा चट्टानों का टूटना। देखो, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी फिजिकल और केमिकल चेंज जो कि ऑर्गेनिज्म द्वारा यानी जो जीव होते हैं उनके द्वारा जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। अगर इसे हम आसान शब्दों के अंतर्गत समझे, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म यानी जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, वो जो रॉक को तोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्लाइड फोर्स इन फिजिकल वेदरिंग, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक अपक्षय पर लागू बल नहीं है। यानी फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, जिसे हमने क्या बोला था, मैकेनिकल वेदरिंग भी बोला था। तो ये तीसरा ग्रुप है जिसे हम बोलेंगे भौतिक अपक्षय में लागू बल नहीं है।
तो आइए देखते हैं हमें क्या बताना है कि जो फिजिकल वेदरिंग होती है उस पर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई नहीं होती है, यानी कौन सा बल जो है लागू नहीं होता है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, यानी जब टेम्परेचर चेंज होता है, हवा बहती है, वर्षा आती है, तो ग्रेविटेशन के कारण ही वो जो है सरफेस के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी होगा। इसमें हमें नोट बताना है, एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, यानी तापमान परिवर्तन के कारण विस्तार। ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी टेम्परेचर चेंज होने के कारण जो रॉक की आउटर लेयर होती है, यानी जो चट्टान की बाहरी परत होती है, वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, फैल जाती है और फट जाती है। तो ये भी हमारा होता है फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट है वाटर प्रेशर ड्यू टू वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल, गीलापन और सुखाने के कारण पानी का दबाव। बिल्कुल, जब जो है क्लाइमेट के अंतर्गत चेंज होगा, यानी जब कभी पानी के दबाव के द्वारा कभी जो है चट्टान गीली होगी, कभी सूख जाएगी, तो उसके कारण भी ये हमारी सारी क्या होती है, फिजिकल फोर्स होती है, जो कि टेम्परेचर चेंज होने के कारण लगती है, विंड के द्वारा लगती है, रेन के वर्षा के द्वारा लगती है। तो ये सारी जो है हमारी फिजिकल फोर्स के फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत आती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय बल नहीं होता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, जो कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी मेटल होता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू लैंडस्लाइड आर करेक्ट। भूसंकलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, दीज ओकर ओनली ऑन जेंटल स्लोप ड्यूरिंग रेन, यह केवल बारिश के दौरान हल्की ढलानों पर होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। बारिश के कारण भी जो है लैंडस्लाइड हो सकती है, भूकंप के कारण भी हो सकती है, तो केवल बारिश कहना गलत होगा। नेक्स्ट है दे जनरली ओकर इन क्ले रिच सॉइल, ये आमतौर पर चिकनी मिट्टी में होते हैं, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थक्वेक ट्रिगर लैंडस्लाइड, यानी जो भूकंप के कारण जो है भूसंकलन होता है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारे जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, यानी आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मास मूवमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज द्रव्यमान आंदोलन है। यहाँ पर ये आंदोलन नहीं होगा, मूवमेंट यानी हलचल। ठीक है, रॉक स्लाइड, रॉक फॉल, रॉक स्लम्प, डेब्रिस स्लाइड, यानी चट्टान स्लाइड, चट्टान गिरना, चट्टान धंसना और मलबा स्लाइड। तो सबसे फास्ट क्या होता है, रॉक स्लाइड यानी चट्टान स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। यहाँ पर हमें जो है सॉइल फॉर्मेशन के बारे में दिया गया है, तो हमें मैच करना है। सबसे पहले दिया है फ्लोरा, फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वनस्पति जीव और सूक्ष्म जीव, या फिर पेरेंट रॉक, या फिर क्लाइमेट, या फिर टाइम। यहाँ पर हमें फैक्टर बताने हैं, कारक बताने हैं उनके। तो देखो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंतर्गत ये क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरह से। तो फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं, फ्लोरा, फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वनस्पति जीव और सूक्ष्म जीव का क्या प्रभाव पड़ता है। इससे जो है हमें मिट्टी की ह्यूमस का पता चलता है, यानी कितनी ह्यूमस है इसके अंतर्गत, यानी ए का हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं बी, पेरेंट रॉक। ठीक है, पेरेंट रॉक से हमें सॉइल का, मिट्टी का टेक्सचर पता चलता है, उसकी बनावट पता चलती है, उसका कलर पता चलता है, मिट्टी का रंग, यानी बी का हमारा हो जाएगा सेकंड। ठीक है, थर्ड है हमारा क्लाइमेट। हमने पढ़ा था अभी, जो क्लाइमेट होता है उससे जो है मतलब हवा के द्वारा मतलब कैसा क्लाइमेट है, पानी द्वारा, उससे हमें क्या पता चलता है, वेदरिंग यानी अपेक्षा पता चलता है। ठीक है, यानी सी का हमारा हो जाएगा थर्ड। और टाइम से हमें पता चलेगा कि मिट्टी की मोटाई कितनी है, यानी समय हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए का हो जाएगा सेकंड। हाँ जी, ए का हमारा क्या हो जाएगा, वनस्पति, मिट्टी की ह्यूमस के बारे में पता चलता है, ए का सेकंड। पेरेंट रॉक से हमें बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, तो हम सी ऑप्शन का देख लेते हैं, सी का क्या है। तो सी में हमें जलवायु दी गई थी, जलवायु से वेदरिंग पता चलती है, यानी वेदरिंग के बारे में सी का हो जाएगा फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। यहाँ पर हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में सही नहीं है। ठीक है, तो मिट्टी निर्माण, जब हमारी मिट्टी का निर्माण होता है तो उसके अंतर्गत हमें बताना है इसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पेरेंट मटेरियल इज़ अ पैसिव कंट्रोलर फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन, यानी मूल सामग्री मिट्टी निर्माण में निष्क्रिय नियंत्रण कारक है।
तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है सोइल विल बी थिन और स्टिप स्लोप, यानी जो मिट्टी होती है वो खड़ी ढलानों पर मिट्टी पतली होगी, बिल्कुल ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है ठंडी जलवायु में तेजी से बैक्टीरिया की वृद्धि के कारण ह्यूमस का संचय तेजी से होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, मृत पौधों मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं, तो ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो इसमें हमें गलत बताना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो ह्यूमस होता है वो किससे होता है, हमारे जो मृत प्लांट होते हैं यानी डेड प्लांट और ऑर्गेनिज्म से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। कोल्ड क्लाइमेट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, What is the process by which bacteria convert gaseous nitrogen into foam usable by plants? वह प्रक्रिया क्या है जिसमें बैक्टीरिया गैसीय नाइट्रोजन को पौधों द्वारा उपयोग रूप में परिवर्तित करते हैं। यानी क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, यानी जो बैक्टीरिया है वो जो है गैसियस नाइट्रोजन को जो है कन्वर्ट करते हैं, किसके अंतर्गत, जिसे प्लांट यूज़ कर सके। प्लांट क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अंतर्गत कन्वर्ट करने को, उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो यहाँ पर हमारा 5th चैप्टर एनसीईआरटी के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स।